आप लोगों का स्वागत है। आज हम रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राजस्थान प्रभारी श्री नितिन शर्मा जी के पास हैं, जो कि राजस्थान के प्रभारी की जिम्मेदारी इनको दी गई है और ये काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी भी बनाते हैं। और अभी कर्नाटक के चुनाव संपन्न हुए हैं और कर्नाटक के चुनाव के बाद अब राजस्थान का चुनाव भी नज़दीक आ रहा है, तो उसके संदर्भ में हम इनसे बात करेंगे। आगे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की क्या रणनीति होगी राजस्थान में, उसके बारे में पूरी जानकारी हम इनसे लेते हैं। आइए हम बात करते हैं नितिन शर्मा जी से। जी सर, आपका स्वागत है भारत और समाचार में। नमस्कार, आपका भी हार्दिक स्वागत है मेरे ऑफिस के अंदर। जय भीम, जय महाराष्ट्र, जय राजस्थान। जैसे कि सर अभी मैंने देखा कि कल कर्नाटक का चुनाव संपन्न हुआ है और वहाँ पर बीजेपी काफ़ी बुरी तरह से हारी हुई है। जिस तरह से एक्सपेक्टेशन था कि कांटे की टक्कर होगी, कम से कम दोनों की सीटें लगभग सेम आएंगी या थोड़ा 19-20 होगा, लेकिन यहाँ तो काफ़ी अंतर से बीजेपी पीछे हो गई है। और वहाँ पर कांग्रेस 136 सीट जो पाना बहुत बड़ी बात हो गई है, जो कि अब तक कांग्रेस को इतना सीट नहीं मिली हुई थी। और उस टाइम पे जब मोदी जी की लहर चल रही है, 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है और आप पार्टनर हो, आप सहयोगी पार्टनर हो, उनके एनडीए में शामिल हो, उस तरफ पे आप भी इस तरह चुनाव को और राजस्थान के चुनाव से आप कैसे इसको देखते हो और लोकसभा चुनाव में इसका क्या परिणाम हो सकता है? सबसे पहले तो कर्नाटका के अंदर जो चुनाव हुए उसमें कर्नाटका की जनता को बधाई कि ओवरऑल वहाँ पे लोकतंत्र जो है एक पूर्णतया एक परिपक्व रूप में सामने आया है। और कर्नाटका का एक सिस्टम रहा है कि वहाँ पे भी परिवर्तन चाहती है जनता, परिवर्तन चाहती है। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी जो कार्य कर रही थी और कहीं की जनता को ऐसा लगा कि जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी नहीं हो पाई। और इसमें कांग्रेस ने भी अपने लेवल के ऊपर कई तरीके की घोषणाएं करी जो कहीं न कहीं लोगों को एक आकर्षित वे के अंदर लाई थी। और आरक्षण के अंदर भी कई सारी डिक्लेरेशन हुए थे। और ये जो एक आरक्षण एक बहुत बड़ा जो चीज़ है वो कहीं न कहीं लोगों को एक अट्रैक्ट कर लेता है कि हम इसको वोट के रूप में कन्वर्ट करके और सीटों के ऊपर लेकर के जाएं। आज भारतीय जनता पार्टी का जो आपने बताया कि काफ़ी सारी सीटों में चेंजेज हुआ है, पर कुल मिलाकर के जब आप देखेंगे तो वोट बैंक शेयर के अंदर कोई चेंजेज नहीं हुआ। पिछले 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास में 36% सीट्स जो वोट्स थे, अभी भी 36% वोट्स ही है उनके पास में, परंतु जो सीटों का चेंजेज है वो 40% हुआ है। 40 सीटें लगभग चेंजेज हुई है। पर इन 40 सीटों के चेंजेज होने के पीछे जनता दल जो वहाँ पे सेक्युलर है उसका एक बहुत बड़ा योगदान है। उसकी सीटें और वोट बैंक जो कटा है उसके कारण से कांग्रेस की सीटें इंक्रीज हुई है, परंतु बीजेपी का वोट बैंक शेयर कम नहीं हुआ है। और इसका मेरे को नहीं लगता है कि आने वाले आगामी जो लोकसभा चुनाव में उसमें कोई इम्पैक्ट रहेगा। और विधानसभा जो चुनाव होते हैं वो जनरली क्या होता है कि लोकल इश्यूज़ के ऊपर लड़े जाते हैं। कई सारे इश्यूज ऐसे होते हैं जो कि लोकल लेवल के ऊपर जो सॉल्यूशंस होते हैं वो विधानसभा के अंदर इम्पैक्ट करते हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि लोकसभा सीटों के ऊपर इसमें कुछ इम्पैक्ट आएगा। और चेंजेस तो चलिए है, मैं मानता हूँ कि चेंजेस होता है। राजस्थान के अंदर भी हमारा ये ट्रेंड रहता है कि 5 साल बीजेपी रहती है, 5 साल कांग्रेस रहती है। हम लोग एनडीए के साथ में हैं और एनडीए की सरकार राजस्थान में अब कर आएगी पक्का। और राजस्थान की जनता परिवर्तन चाहती है और राजस्थान के अंदर जो भी करंट में कांग्रेस की सरकार है उस कांग्रेस की सरकार के काम में दिखाने के लिए लोगों को बहुत अच्छी योजनाएं उन्होंने दी हुई है, बट जनता के अंदर उसका कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नज़र नहीं आता। तो जैसे कि आपको लगता है सर कर्नाटक में कहीं ना कहीं बीजेपी की कोई चूक है? अगर आप साथ में होते और आपने भी थोड़ा प्रचार किया होता, आपकी तरफ से कुछ आपको भी गठबंधन में कुछ सीटें मिली होती, तो उससे चुनाव परिणाम में कुछ परिवर्तन होता था, क्योंकि SC/ST सीट भी काफ़ी है वहाँ पे, काफ़ी बड़ी संख्या में है। हाँ, मैं मानता हूँ कि हम तो एनडीए के अंदर साथ में थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास जी आठवले खुद भी प्रचार में गए थे और जिन सीटों के ऊपर वो गए वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुआ। हाँ, परंतु बीजेपी का जो 5% वोट बैंक, जो दलित वोट बैंक था, वो कांग्रेस के पास में आ चुका है। कांग्रेस का, बीजेपी का नहीं था, वो जनता दल सेक्युलर का था। बीजेपी के अंदर तो कोई चेंजेस नहीं हुआ, पर उन 5% वोट का कांग्रेस में आना कहीं न कहीं मैं मानता हूँ कि बीजेपी का जो संगठन है या जो उनके कार्यकारिणी है उनको सोचना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को मौके देवे, क्योंकि आज के टाइम में एक सब्स्टिट्यूट के रूप में हमारे पास में एक बहुत बड़ी शक्ति है जिसमें कि हम उन वोटर्स को हमारी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। सर जैसे कि अभी आप आगामी राजस्थान का चुनाव है और राजस्थान चुनाव में भी शेड्यूल ट्राइब्स की बहुत तादाद है, काफ़ी संख्या में लोग हैं और वो कांग्रेस को वोट कर रहे हैं। तो अगर आरपीआई की एंट्री होती है राजस्थान में, तो क्या आपको लगता है कि समीकरण बदल सकता है और ये कांग्रेस के वोटर्स रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को वोट देंगे? राजस्थान के अंदर जो 200 सीटें हैं उसके अंदर 59 सीट 59 सीटें रिजर्व है, जिसमें 34 सीटें एससी की है और 25 सीटें एसटी की है। तो आप 59 सीटें रिजर्व है तो आप मान सकते हैं कि एक बहुत बड़ा जो वोट बैंक है वो हमारे साथ में कनेक्टेड है।
और पक्का मैं मानता हूँ कि एनडीए के अंदर हमको एक बहुत बड़ा इसके अंदर चांस है कि हम राजस्थान के अंदर यदि हमको पूरा मौका देती है बीजेपी, तो हम बहुत बड़ा वोट बैंक जो भारत कांग्रेस का अभी तक है उसको हमारे साथ में लेकर के और बीजेपी की एनडीए गवर्नमेंट बनाने के अंदर हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। सर, लोकसभा चुनाव में भी रामदास अठावले जी बीजेपी के साथ में थे और एक बहुत बड़ा वोट शेयर है उनके पास, वोट बैंक है जो कि बीजेपी को जाता है गठबंधन की वजह से। अगर राजस्थान में वो कुछ सीट देते हैं तो उसमें आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कितनी सीटें मिले तो आप लोग कितना सीट उसमें बीजेपी को के लिए गठबंधन में जीता सकते हैं? राजस्थान के अंदर जो हमने पिछले एक साल के अंदर एक स्टडी किया है, अभी भी हमारी वहाँ पे जन के अंदर हमको एक बहुत बड़ा इसके अंदर चांस है कि हम राजस्थान के अंदर यदि हमको पूरा मौका देती है बीजेपी, तो हम बहुत बड़ा वोट बैंक जो भारत कांग्रेस का अभी तक है उसको हमारे साथ में लेकर के और बीजेपी की एनडीए गवर्नमेंट बनाने के अंदर हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। सर, लोकसभा चुनाव में भी रामदास अठावले जी बीजेपी के साथ में थे और एक बहुत बड़ा वोट शेयर है उनके पास, वोट बैंक है जो कि बीजेपी को जाता है गठबंधन की वजह से। अगर राजस्थान में वो कुछ सीट देते हैं तो उसमें आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कितनी सीटें मिले तो आप लोग कितना सीट उसमें बीजेपी को के लिए गठबंधन में जीता सकते हैं? राजस्थान के अंदर जो हमने पिछले एक साल के अंदर एक स्टडी किया है, अभी भी हमारी वहाँ पे जन चेतना यात्रा चल रही है जो लगभग 200 विधानसभा सीटों के ऊपर चलेगी। 14 अप्रैल से शुरू हुई है, अभी तक लगभग 57 सीट्स हम लोगों ने कवर कर ली है। तो लोगों का काफ़ी सारा रुझान है जो कांग्रेस की तरफ था, वो कहीं न कहीं हमको लगता है कि आकर्षित होकर के हमारे अम्बेडकरवादी विचारधारा के कारण हमारे साथ में आया है। और हमारा दिल्ली के अंदर नड्डा जी के साथ भी हमारे मंत्री जी का मीटिंग हुआ था। 25 सीटों के लिए हमने उनसे बोला है कि राजस्थान में 25 सीटें हमको दी जाए, और हम तो भारतीय जनता पार्टी को ये बोला है कि उन 25 सीटों में वो वाली सीटें आप दे दीजिए जहाँ पे कि आपके कैंडिडेट भी नहीं जीत रहे हैं, जहाँ पे बीएसपी है या अदर इंडिपेंडेंट है, या जहाँ पे बीजेपी की कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं है, तो वो वाली सीटें 25 सीटें हमने उनके साथ में शेयर करने के लिए बोला है। और उसके अंदर पॉजिटिव रिजल्ट है। अभी हम भी हमारे लेवल के ऊपर कार्य कर रहे हैं, और यदि बीजेपी से हमको यदि सीटें नहीं मिलती है तो पार्टी अपने लेवल के ऊपर भी बहुत सारे कैंडिडेट उतारने की पोजीशन में रहेगी। और मानता हूं कि आने वाला जो राजस्थान के अंदर विधानसभा होगी उसके अंदर हमारी पार्टी एक अच्छे रोल के अंदर रहेगी। तीसरे मोर्चे से भी हमारे पास में रेगुलर में हमारे पास में ऑफर्स आ रहे हैं कि आप तीसरे मोर्चे के साथ में आकर के और राजस्थान के अंदर विधानसभा में भूमिका निभाई है। महाराष्ट्र के अंदर आपने देखा ही है कि एकनाथ शिंदे जी की गवर्नमेंट है, और वो भी एक तरीके से तीसरा पक्ष है जो कि शिवसेना से टूट करके आया है। आरपीआई पूरी तरीके से महाराष्ट्र में भी सरकार के साथ में है। तो हमको पक्का विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी इसको कंसिडर करते हुए और आगामी चुनाव के अंदर हमको हमारी जिस लेवल के ऊपर कार्य चल रहा है उसमें हमारे को कुछ सीटें देगी। और सीटें यदि नहीं मिलती है तो उस वक्त हम डिसाइड करेगा हमारा जो राष्ट्रीय संघ लेवल के ऊपर किस तरीके से काम करना। सर, जैसे कि आपने बताया कि राजस्थान में भी बहुत बड़ा वोट बैंक है और आज यूपी में भी वही हालत है। आप तो राजस्थान प्रभारी, लेकिन मैं आपको एक यूपी से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछता हूँ कि जैसे यूपी में भी आप देखो तो एक बहुत बड़ा SC/ST का जो वोटर्स है जो बीएसपी को देता था अब तक वोट, वो कहीं ना कहीं अभी वो समाजवादी पार्टी या बीजेपी के साथ में है। तो लेकिन काफ़ी ऐसे वोट भी हैं कि जो अभी भी कांग्रेस को दे रहे हैं। तो अगर आपकी यूपी में भी एंट्री होती है, रामदास अठावले जी अगर यूपी में भी कुछ मेहनत करते हैं और वहाँ पे भी पार्टी को आगे विस्तार करना चाहते हैं, तो उस टाइम पे आपको लगता है कि यूपी में भी काफ़ी सीट्स आएंगी आपको? पहला तो एक मैं आपको और बता दूं कि अभी तक जो लोगों के अंदर ऐसा टैग है कि रिपब्लिकन पार्टी एक दलित पार्टी है, ऐसा नहीं है। रिपब्लिकन पार्टी सभी धर्मों को, सभी वर्गों को, सभी संप्रदायों को साथ में लेकर के चलती है। कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस भी पार्टी ने किए हैं, जिसमें अभी वो वाला नहीं है कि पार्टी सिर्फ दलितों के लिए है, पार्टी सभी लोगों को साथ में लेकर के चल रही है। और मैं बताता हूँ अभी संगठन के अंदर भी काफ़ी सारे लोग बाग जो हैं वो ब्राह्मण समुदाय से, मैं खुद ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण समुदाय से है, जैन समुदाय से है और मुस्लिम समुदाय से, वो लोग पार्टी के साथ में जुड़े हैं। हाँ, पर कहीं न कहीं मैं मानता हूँ कि यूपी के अंदर, यूपी के अलावा भी आप देखिए कि अभी नागालैंड के अंदर हमारे 2 विधायक जीत करके आए हैं। तो आज राष्ट्रीय पार्टी है हमारी, और राजस्थान भारत के अंदर लगभग हर स्टेट के अंदर हमारा संगठन है बहुत ही स्ट्रांगली कार्य कर रहा है। और मैं मानता हूँ आने वाले समय में सिर्फ यूपी ही नहीं, राजस्थान ही नहीं, महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे भारत के अंदर कई राज्यों के अंदर हम अच्छी सीटें लेकर के आएंगे। यूपी के अंदर भी हमारा जो बीएसपी का वोट बैंक है वो काफ़ी सारा हमारे साथ में अट्रैक्ट हुआ है। यूपी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष से भी हमारी एक बार मीटिंग हुई थी दिल्ली में, तो उनने भी बताया कि काफ़ी सारा रुझान है वो बीएसपी का और एसपी का जो है वो हमारी पार्टी के साथ में जुड़ सकता है।
और हमारे जो पार्टी है वो बीजेपी के साथ में यूपी में भी अच्छा कार्य कर रही है। आने इस निकाय चुनाव में भी हमने समर्थन से कुछ कैंडिडेट्स हमारे वहाँ पे फाइट किए थे और अच्छे वोट लेकर के आए। जी सर, तो आप अभी राजस्थान में सर कौन सी एरिया से बिलोंग करते हो और वहाँ पे राजनीतिक प्रभुत्व किसका है, राजनीति का क्या प्रभाव है, वहाँ पे क्या समस्या है सर? मैं राजस्थान के अंदर मेवाड़ से हैं। मेवाड़ आपने सुना होगा, महाराणा प्रताप का जन्मस्थली है और उदयपुर से है प्रॉपर। उदयपुर के अंदर उदयपुर और जो वागड़ क्षेत्र है, डूंगरपुर बांसवाड़ा का साउथ राजस्थान है, वो दोनों का मिला के लगभग 35 सीटें हैं। और जो राजस्थान के इस जो क्षेत्र के एक बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के थे गुलाब चंद कटारिया, वो भी रिटायर्ड होकर वो अपना आसाम के गवर्नर बन गए। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा वैक्यूम है जो कि मेवाड़ के अंदर एक राजनीतिक तौर से होने वाला है, हो चुका है। और राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष जो सीपी जोशी है वो हमारे एरिया से ही आते हैं। इसके अलावा भी ओबीसी के अंदर भी आप देखेंगे तो और भी नेता है। उदयलाल जी डांगी हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, वो हनुमान बेनीवाल की पार्टी जो आरएलपी से है, वो भी राजस्थान के अंदर मेवाड़ संभाग से एक बड़ा चेहरा है जो कि ओबीसी को आगे लेकर के जाने वाला है। और जो हमारी पार्टी भी 35 सीटों के ऊपर पूरा जोर लगा रही है, जिसमें कि हमने हर तबके के लोगों को जोड़ा है। तो मेवाड़ संभाग के अंदर मैं मानता हूँ कि जो 35 सीटें हैं उसके अंदर से 18 सीटें रिजर्व है, 17 सीटें जो जनरल है। उसमें हर जो सीट है उसके ऊपर अच्छा खासा वोट बैंक है और हर एरिया के अंदर से लोग बाग निकल करके आ रहे हैं और हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। मेवाड़ संभाग के अंदर जो मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में 2-3 अच्छे नेता निकलेंगे जो कि राजस्थान लेवल के ऊपर और राष्ट्रीय स्तर के ऊपर प्रतिनिधित्व करेंगे। जैसे कि सर अभी अपने राजस्थान के ऊपर बहुत सारी डिटेल आपने इन्फॉर्मेशन बताई है और राजस्थान की जो आपकी फ्यूचर की जो आपकी प्लानिंग है, जो स्ट्रेटेजी है, वो सफल हो, उसके लिए हम आपको सर बधाई देते हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। कैमरामैन गौतम के साथ मिथिलेश मिश्रा, भारत समाचार से।